नमल एयरपोर्ट के अहाते से बाहर निकलते ही अवतार ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया था। ये मेरे अपार्टमेंट की चाबी है, हमारे होटल से काफ़ी दूर है। उसके अंदर इसका एड्रेस और चाबियाँ मौजूद हैं। आप जब तक चाहें उधर रह सकते हैं। फारिस ने कैप माथे पे मज़ीद तिरछी करके झुकाते वो पैकेट पकड़ा। और क्यों लूँगा मैं आपका फ़्लैट, क्योंकि आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शरारत से मुस्कुराई। फारिस ने बेइख्तियार मुस्कुराहट दबाई और सर को खम दिया। सो तो है, जाते वक्त वापस कर जाऊँगा। और पैकेट जैकेट की जेब में डाल लिया। हम दोबारा मिलेंगे फारिस काजी, वो चैलेंज करने वाले अंदाज में कहकर मुड़ गई। उसकी कार दूर सड़क पे आ रुकी थी। वो वहाँ से सीधा अवतार के फ्लैट आया था। पोश इलाके में वाक़या एक खूबसूरत इमारत में बना वो फ्लैट अंदर से भी बहुत खूबसूरत था। चिकनी चिकनी सफ़ेद दीवारें, नरम रंगों के पर्दे, कीमती मगर मॉडर्न फर्नीचर। वो बिना आराम किए सबसे पहले लैपटॉप खोलकर बैठा और अपने GPS पेन का सिग्नल चेक किया। वो अभी तक इस पार्क में था। फारिस ने रास्ते से खरीदा नक्शा निकाला और उसे फैलाकर सामने रखा। वो पार्क यहाँ से 50 मिनट की ड्राइव पे था। वो नक्शे पे मुख्तलिफ नुकात पे निशान लगाता आगे का लाए अमल तैयार कर रहा था। वो मसरूफ़ हो गया था। जुमर या घर वालों को कॉल करना उसके जहन से निकल गया था। याद था तो सिर्फ शादी। नौशेरवान को रुखसत करके जुमर नीचे आई तो रेस्टोरेंट के बाहर फूलों वाला लड़का गुलखान बैठा था। अपने फूलों के स्टॉल पे पानी का छिड़काव करता वो मसरूफ़ नज़र आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम गुलखान, नरम ठंडे अंदाज में पुकारा तो वो चौंका। उसे देखा और शर्माकर मुस्कुराते हुए सलाम किया। फिर जल्दी से बोला, बाजी, ये जो लड़का अभी यहाँ से निकला था, ये वही था सफ़ेद गाड़ी वाला जिसका साथी भाई से गुलखान ने मज़ीद सुराग रसानी के जौहर दिखाने चाहे, मगर जुमर ने मुझे पता है कहकर बात ख़त्म कर दी। हाशिम ने साथी को गोलियां मरवा दी। ये मालूम हो जाने के बाद ये सोचना कि शेरू का उससे ज़ुबानी कलामी कभी कोई झगड़ा हुआ था बेमानी सा लगता था। वो घर आई तो लाउंज में मामूल की चहल पहल लगी थी। उस घर का लाउंज काफ़ी खुला और बड़ा था। किचन यहाँ से नहीं दिखाई देता था। बगली गैलरी में आगे बढ़ो तो फिर आता था। लाउंज के एक तरफ डाइनिंग हॉल था। दोनों के दरमियान में शीशे के स्लाइडिंग दरवाजे थे। उनके पर्दे अभी बनवाने थे। बड़ी LED स्क्रीन दीवार पे नस्ब थी और नुसरत सोफे पे बैठी ऐनक लगाए मोबाइल को देखकर हुनैन को पुकार रही थी। हुनैन, ज़रा मेरा जीमेल तो देखो, बार बार तंग कर रहा है। मगर कारखाने में अम्मी को कौन सुनता है। हना डाइनिंग रूम में कुर्सी पे बैठी लैपटॉप मेज़ पे रखे खटखट काम किए जा रही थी। जुमर फारिस ने पहुंचकर इतला दे दी। अब्बा ने उसे पुकारा तो उसने नरमी से मुस्कुराहट के साथ जी कहकर उनको तसल्ली करा दी। उससे कहना वीकेंड पे घर आ जाए, मगर बार बार फ्लाइट्स का खर्चा। नुसरत ने अपनी ही बात को खुद ही तरदीद कर दी। जुमर हना के पास आ गई और शीशे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसके साथ कुर्सी पे बैठी और बोर सी होकर उसे देखा। क्या कर रही हो? हुनैन को जैसे किसी सामने की तलाश थी। जोश से शुरू हो गई। इस फ्लैश में फ्रोज़न के सिवा कुछ नहीं है, मगर याद है सोनिया की सालगिरह का केक। उसने पिछले साल की स्याह सुनहरी सालगिरह याद दिलाई। बारबी केक था, पिंक बारबी। जवाबन हना ने स्क्रीन पे चंद तस्वीर निकाली। सोनी की सालगिरह की तस्वीर। ये बारबी लगती है, मगर ये बारबी नहीं है। उसकी शक्ल गौर से देखें तो ये अना, प्रिंसेस अना। सोनी को फ्रोज़न पसंद है। तुम्हें कैसे पता? जुमर, कौन सा बच्चा जिसको फ्रोज़न नहीं पसंद? मगर सोनी अपने बाप की तरह दिल में कुछ छुपा बहुत अना वाली है। वो खुल्लम खुल्ला ये जाहिर नहीं कर सकती कि वो भेड़ चाल का हिस्सा बनकर आम लोगों की तरह किसी फिल्म की दीवानी है। वो मुख्तलिफ है। उसने अना और बारबी को मिक्स करके एक नई डॉल बनाई। ये बात हमने नहीं नोटिस की थी, मगर सोनी के दोस्त बच्चों ने नोटिस की होगी और उसकी वाह वाह हुई होगी। वो जोश से बता रही थी। फ्लैश हना, जुमर ने याद दिलाया। हाँ वही। इस फ्लैश में सिर्फ फ्रोज़न है। ये फ्लैश हाशिम के डेटा से भरी होनी चाहिए थी, है ना? मगर फ्लैश को खाली देखकर मैं समझ रही थी कि ये गलत फ्लैश है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें हाशिम का वही डेटा था। फ्रोज़न भी उसी के डेटा में होगी। सोनी ने डाउनलोड की होगी ना। इस फ्लैश में जुमर, हाशिम की सारी फाइल्स मौजूद थीं, मगर किसी ने फ्रोज़न के सिवा सब कुछ मिटा दिया। मगर किसने? जुमर चौंकी। ये तो साथी भाई ही बता सकता था। उसने गहरी आह भरी। ये ऐसा जिक्र था जिस पे दोनों खामोश हो गई। बाहर से अम्मी की पुकार फिर से शुरू हो गई। हना, मेरा मेल बॉक्स फिल हो रहा है। एक तो अम्मियों को स्मार्टफोन ना लेकर दे बंदा, मुसीबत में औलाद आ जाती है। जलकर बोली, फिर चेहरा ऊंचा करके आवाज़ लगाई।
मैं बिज़ी हूँ अम्मी, रात में देख दूँगी। फिर वो जुमर की तरफ घूमी और चमकती आंखों के साथ ऐलान किया, मुझे वो फाइल्स चाहिए हैं। मैं हाशिम के कंप्यूटर को हैक करने लगी हूँ और मुझे किसी का डर नहीं है। जुमर खामोश रही, वो उसके साथ थी, खबर नहीं था, अब डर कैसा। कोलंबो पे शाम नीली और भीगी भीगी से साए फैलाने लगी। ऐसे में इस बुलंद बाला इमारत से फारिस निकलता दिखाई दे रहा था। वो भूरे स्वेटर और नीली जीन्स में मलबूस, जेबों में हाथ डाले, वो संजीदा सी सुनहरी आंखों से सामने देखता चलता जा रहा था, जब करीबी कैफे का ग्लास डोर खुला और अंदर से अवतार निकलती दिखाई दी। नीली जीन्स पे सफ़ेद घुटनों तक आता कोट पहने, उसके सीधे सुर्ख बाल कमर पे गिर रहे थे और सर के ऊपर सुर्ख रेशमी रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे गिरह लगा रखी थी। सुरमई आंखों में चमक लिए वो शरारत से सुर्ख लब काटती दौड़ती हुई आई और उसके साथ आ मिली। फारिस रुक गया और कदरे खफगी से उसे देखा। आप इधर क्या कर रही हैं मिसेस अवतार? आपको अपने जहन में आई बातें शेयर करने के लिए किसी की ज़रूरत तो होगी। उसने चहकर वर्क वाइफ का मकसद याद दिलाया। मैं अकेला ज़्यादा आरामदेह रहता हूँ, मगर ज़्यादा खुश नहीं। फारिस ने कदरे पर हमी से सर झटका और तेज़ तेज़ चलने लगा। थैंक यू मेरा दिल रखने के लिए। वो अब हंसती मुस्कुराती हुई उसके साथ फुटपाथ पे चलती जा रही थी। करीब से गुजरते बच्चे के माथे पे हाथ फेरकर उसके बाल बिखेरे, फिर ज़रा आगे एक नन्ही बच्ची की पोनी पीछे से खींची और इससे पहले कि वो मुड़ती अभी जल्दी से आगे निकल गई। आपको बच्चे अच्छे लगते हैं फारिस? वो पीछे मुड़ मुड़ कर एक शरारती नज़र उस बच्ची पे डालकर कह रही थी। फारिस ने एकदम रुक कर उसको देखा। वो बज़ाहिर मगन सी कह रही थी, आपको अपनी फैमिली के लिए दिल नहीं चाहता क्या? मगर ओह मिसेज उमर तो खैर। अभी ने सादगी और मासूमियत से शाने उचकाए। वो एक कैब को रुकने का इशारा किया। वो बिल्कुल खामोश हो गया था, जैसे उसकी बात को सोचने लगा हो। जब आपको मालूम है कि मैं और मिसेज उमर अलग हो जाएंगे, तो ऐसी बात का मकसद उनसे अलग होने के बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना? कभी तो आपको अपने साथ के बारे में सोचना पड़ेगा। आप मेरे साथ नहीं आ रही, वापस जाइए। कदरे पस्त मगर डिस्टर्ब आवाज़ में उसे टोका। वो रुकी हुई कैब की तरफ बढ़ा। कैब ड्राइवर अब गर्दन निकालकर उससे कुछ पूछ रहा था और आगे को झुका और मतलूबा पार्क का नाम लिया। ड्राइवर ने एक नज़र सर से पैर तक उसे देखा और फिर इस्पात का इशारा करते हुए किराया बताया। इतने पैसों में तो हम पूरा कोलंबो घूम लें। फॉरेनर जानकर लूटो नहीं, अभी चहकर कहती आगे आई। तुम्हारा मीटर देख सकती हूँ मैं, और स्टैंडर्ड किराया भी मालूम है मुझे। फिर मासूमियत से फारिस को देखा। अब भी साथ नहीं लेकर जाएंगे क्या? और कैब का दरवाज़ा खोल लिया और सर झटक कर रह गई। वो तो हारून उबैद और हाशिम करतार को आमने सामने लाना चाह रहा था, मगर ये अच्छी भला पीछे पड़ गई थी। वो पार्क काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ गैर मुल्की सियाहों की बहुतायत थी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो फारिस ने मोबाइल निकालकर स्क्रीन देखी। पार्क के वस्त में पेन का सिग्नल आ रहा था। इतने बड़े पार्क में हम कहाँ ढूंढेंगे इस पेन को? अभी को मायूसी हुई। वो खामोशी से इधर उधर देखता आगे बढ़ता आया, यहाँ तक कि उसके कदम रुक गए। सिग्नल की जगह उसके अपने फ़ोन से करीबन चंद मीटर दूर थी। उसने आंखों की पुतलियाँ सकेड़ कर सामने देखा। सब्ज़ार पे चंद मीटर दूर एक टिकट की खिड़की थी और अंदर एक बावर्ची मुलाजिम खड़ा लोगों को टिकट दे रहा था। वो पेन इस टिकट कैबिन में है, आओ। वो उसे इशारा करता घास पे आगे आया। कैबिन के अंदर खड़ा मुलाजिम सर झुकाए कंप्यूटर पे टाइप कर रहा था। सामने कितार लगी थी। वो दोनों भी कितार में खड़े हो गए। अभी उसके आगे थी और वो पीछे था। उनकी बारी आई तो अभी उससे सनहाली में टिकट का पूछने लगी। फारिस ने गर्दन ज़रा उठाकर अंदर झांका। शीशे की दीवार से अंदर का मंजर वाज़ह था। बड़ी डस्टबिन में फास्ट फूड के चंद खाली डब्बे रखे थे। टिकट क्लर्क के जूतों पे सूखा हुआ कीचड़ लगा था और वो जमाई रोकता कंप्यूटर पे कुछ टाइप किया जा रहा था। साथ ही सुनहरी कलम काउंटर पे रखा था। पेन देखकर अभी की आंखें चमकी। मगर जल्दी चलो, उसने पीछे से आहिस्ता से सरगोशी की। आवाज़ में बेचैनी थी। अभी ने जल्दी से 2 टिकट थामे और फिर मुताजब सी कितार से निकले। फेंको इन टिकट्स को और यहाँ से निकलो। वो गैर महसूस अंदाज में रफ्तार बढ़ाता कह रहा था। मगर क्यों? वो पेन उसके पास था। उससे पूछो तो सही कि कोई फ़ायदा नहीं, साथी इधर नहीं है। वो बमुश्किल उसकी रफ्तार का साथ दे पा रही थी। जब वो बाहर आ गए तो उसने फूली हुई सांस के साथ खफगी से पूछा। वो पेन सामने था, आपने? फारिस उसकी तरफ घुमा और संजीदगी से उसे देखा। पार्क की एंट्री के करीब जगह कच्ची है। चंद खड्डे हैं जहाँ बारिश का पानी जमा हो जाता है। आखिरी दफ़ा बारिश कब हुई थी? माह कामिल की रात से अगली सुबह, शादी के भागने से अगली सुबह। इस सुबह ये मुलाजिम यहाँ आया था। वो कीचड़
के पास से गुजरा था। अब वो कीचड़ सूख चुका है, मगर उसके जूते अब भी मैले हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 दिन से घर नहीं गया। वो सुबह शाम इधर ही बैठा रहता है, खाना खाने भी नहीं जाता, फास्ट फूड मंगवाता है, वही खाता है। एक टिकट क्लर्क फास्ट फूड, वो भी इतना सारा कैसे अफोर्ड कर सकता है, सिवाय इसके कि कोई उसको खाना पहुंचा देता है ताकि वो यहाँ बैठा रहे, और अगर कोई शादी के पेन की तलाश में आए तो वो इसको पकड़ ले। मगर हो सकता है शादी ने उसे यहाँ बिठाया हो। शादी इस मुल्क में पहली दफ़ा आया है। रिहाई की अगली सुबह ही उसके इतने कॉन्टैक्ट्स कैसे बन सकते हैं? वो नफ़ी में सर हिलाता कह रहा था, किसी के पास शादी का पेन, और वो इसमें मौजूद जीपीआरएस ट्रेसर से वाकिफ़ है, इसलिए वो इसको बेट की तरह लगाकर इस शख्स का इंतज़ार कर रहा है जिसने उसे वो पेन भेजा था। ओह वाह! वो एकदम चहकी, फिर शक्ल पे मस्कीनियत तारी की। क्या मैं इतने मज़े के एडवेंचर पे थोड़ा खुश हो सकती हूँ? नहीं, आप वापस जा रही हैं। वो सड़क पे आगे आया और उसके लिए एक टुक टुक रोकने लगा, मगर वो एहतजाज करने लगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं बगैर बताए आपका फ्लैट छोड़कर रूपोश ना हो जाऊं, तो खामोश रहें। वो मुंह बसूरे खड़ी थी। टुक टुक साथ आकर रुका तो फारिस ने इशारा किया, अब जाइए। फिर आवाज़ में नरमी पैदा की, सुबह मिलेंगे। इस बात पे वो हल्का सा मुस्कुराई और अंदर बैठ गई। फिर उसे हाथ हिलाया, सुबह पक्का? पक्का। उसके अंदाज पे वो बमुश्किल मुस्कुराहट रोक पाया। चलो जो भी था, वो एक मासूम और प्यारी लड़की थी। वो चली गई तो गोया एक बोझ सा उसके कंधों से सिरका। वापस पार्क में आया और एक कोने में आ बैठा। दरख्तों के झुरमुट में इस जगह से दूर टिकट की खिड़की साफ दिखाई दे रही थी। नीलबू शाम भी आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी थी। फारिस काजी इंतज़ार करने लगा, एक तवील और कड़ा इंतज़ार। कैंडी पहाड़ी शहर था, जैसे मरी सरसब्ज पहाड़ियाँ, नीला सुरमई बादलों से ढका आसमान, खूबसूरत मौसम और चाय के बगात की सूंधी सूंधी महक। सियाह दूर दूर से कैंडी को एंजॉय करने आते थे। वो नहीं कर रहा था। वो सड़क किनारे बने ओपन एयर कैफ़े में बैठा था, ऐनक पहने, बरसाती के कॉलर खड़े किए। वो गर्दन घुमाकर इधर उधर गहरी नज़र डालता, फिर कॉफ़ी का मग लबों से लगा लेता। सियाह बैग उसके कदमों के साथ रखा था, बाएं हाथ रेस्टोरेंट्स और शॉप्स की कतार थी। अभी सुबह ताज़ा थी। शॉप्स और रेस्टोरेंट मालिकान आकर अपनी अपनी दुकानें खोल रहे थे। ऐसे में वो हर कैफ़े के मालिक या उसे खोलने वाले और वर्कर को आंखों से स्कैन करता, फिर रद्द कर देता। कोई शातिर लगता, कोई मक्कार, कोई खतरनाक, कोई बेहद ठोस। थोड़ी देर बाद एक दरमियानी उम्र की सनहाली औरत एक कॉफ़ी शॉप का लॉक खोलती नजर आई। साथ एक नन्हा लड़का भी था जो मुसलसल उसे तंग कर रहा था, और वो रूहानसी हुई उसे डांट रही थी। शादी की आंखों में चमक उभर आई। वो वहाँ से उठाया। अब वो ज़रा दूर जाकर एक ओपन कैफ़े के बाहर बैठ गया। चेहरे के आगे एक मैगज़ीन फैला लिया। उसकी नज़रें उसी कॉफ़ी शॉप पे थीं। कोई घंटे भर बाद वो औरत शॉप से बाहर निकली। बच्चा उसके साथ था और हाथ में सामान का थैला भी था और एक लिस्ट भी। वो उलझी हुई खरीदारी करने जा रही थी। सादी तेज़ी से उठा और फासला रखकर उसका पीछा करने लगा। वो रुकती तो वो भी रुक कर मुड़ जाता, कहीं किसी स्टॉल पे कुछ देखने लग जाता। दोपहर कैंडी के पहाड़ों पे पिघलने लगी। बादलों की ओर से सुनहरी किरणें झांकने लगी। अब वो इसका पीछा करते मार्केट के वस्त में आ चुका था। यहाँ से वो मुड़ गया और 2 गलियाँ अबूर करके एक तीसरी गली में आया। इधर कोने में एक लड़का खड़ा, बहुत राजदारी से अपने मखसूस ग्राहकों को एक तरफ बुलाकर उन्हें मंशियात की पुड़िया बेच रहा था। वो इसे गुज़िश्ता शाम ही ताड़ चुका था। अब सीधा उसके करीब गया, जो इधर उधर देखता किसी ग्राहक का मुतलाशी था। साथी ने उसे आंखों से इशारा किया और दूसरी गली की जानिब कदम बढ़ा दिए। मंशियात फरोश लड़का ज़रा फासला रखकर उसके पीछे आने लगा। जैसे ही वो दूसरी गली में मुड़े, साथी घूमकर उसकी तरफ आया और उसे कॉलर से पकड़कर दीवार से लगाया, फिर रुककर उसको मौका उसके मुंह पे चढ़ा। नुक्कड़ पे खड़े पुलिस वाले के हवाले कर दूंगा तुम्हें अगर आवाज़ निकाली तो। पिस्तौल उसकी पसली में चुभोते वो घुराया था। सख्ती से लड़के ने घबराकर हाथ उठा दिए। वो खुद भी नशे का आदी लगता था। मेरे पास पैसे नहीं हैं, जल्दी से कहने लगा। पैसे मैं तुम्हें दूंगा, बदले में मेरा एक काम करोगे, नहीं तो पुलिस वाले को बतला देता हूँ। उसको दीवार से लगाए, वो घुराया। चंद मिनट बाद वो वापस उसी गली में आ खड़ा हुआ जहाँ वो औरत अब भी एक दुकान से चीज़ें खरीद रही थी। वो करीबी दुकान पर खड़ा होकर अखबारें खंगालने लगा। उसी लम्हे वो मंशियात फरोश सनहाली लड़का उस गली में दाखिल हुआ। अब के उसके मुंह पे रुमाल बांध रखा था। वो सीधा इस औरत तक गया और साथ से गुजरते हुए उसका पर्स उचका और एकदम भाग खड़ा हुआ। औरत पहले लम्हे तो शॉक में रह गई, फिर वो चिल्लाई, मेरा पर्स। साथी बिजली की रफ्तार से
लड़के के पीछे भागा। रास्ते में उसने जानबूझकर चंद स्टॉल बाजू मार कर गिरा दिए। गली में शोरगुल बरपा हो गया। कुछ और लोग भी इकट्ठे होकर भाग कर उधर आए, मगर साथी ने गली के कोने में इस लड़के को जा लिया और दबोच कर नीचे गिराया, फिर पर्स वापस छीना। लम्हे भर को अपनी गिरफ्त ढीली की और लड़के ने हाथ पकड़े नन्हा चाकू उसके बाजू में उतार दिया। साथी बेख्तियार नीचे को लड़का दम दबाकर भाग गया। वो औरत दौड़ती हुई उस तक आई थी, बच्चा भी पीछे था। साथी ने खून बहाते बाजू को दूसरे हाथ से पकड़ते उठते हुए पर्स उसको थमाया। औरत ने पर्स पकड़ते साथ ही बच्चे को थमाया और लपक कर उसका खून से सुर्ख होता गीला बाजू पकड़ा। आपका पर्स, साथी ने नकाहत भरी मुस्कुराहट के साथ खड़े होकर कहा, मगर वो जैसे पर्स की तरफ मुतवज्जे ही नहीं थी, मगर फिक्रमंदी से कुछ कहने लगी। उसने खंगार कर इंग्लिश प्लीज़ कहा। ओह फॉरेनर, फिर इधर उधर देखा। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ? नहीं, इट्स ओके, मैं खुद चला जाऊँगा। साथ ही हल्का सा रहा। अब मज़ीद लोग जमा होने लगे थे। यहीं रुको, मैं कार लाती हूँ। औरत भागती हुई आगे को गई। वो करीब जमा होते लोगों से बचने को चेहरा झुकाए, रुख मोड़े खड़ा हुआ और एक तरफ को चलने लगा, जैसे दूर जाना चाह रहा हो। लोग कुछ कह रहे थे, मगर इतनी सनहाली वो नहीं समझता था। औरत जल्दी ही टैक्सी ले आई, मगर वो वहाँ नहीं था। वो लोगों से पूछती, उसे ढूंढती दूसरी गली तक आई, जहाँ वो फर्ज शनास और नेक दिल इंसान जो इसका पर्स बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल बैठा था, सर झुकाए बाजू के जख्म पे ऊपरी जैकेट लपेटे चलता जा रहा था। इस औरत का नाम कामनी रूपा संगनी था और उसका दिल इस तरह उसको देखकर बहुत दुखा था। वो तेज़ी से कार से निकली और उसको जा लिया। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था फॉरनर, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। मैं खुद चला जाऊँगा, आपकी टैक्सी ख़राब होगी। वो छोटे बालों और रैनक वाला लड़का मुस्कुराकर बोला था, मगर कामनी ने खफकी से उसे डांटा। कैसी बातें कर रही हो, तुम जख्मी हो मेरी वजह से। बस अस्पताल करीब ही है, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं जख्म खुद ही सी लूँगा। आपके कामनी चौंकी, उसके अंदाज में मिन्नत सी थी। अच्छा टैक्सी में बैठो, मैं फर्स्ट एड किट लाकर तुम्हें शॉप पे ले जाती हूँ। उसने उसे कायल कर लिया। वो लड़का बदिक्कत टैक्सी में बैठा। नन्हा बच्चा उसके साथ पिछली सीट पे आ बैठा और कामनी आगे प्लीज़। वो पिछली सीट की पुश्त पे सर गिराए निकाहत से आंखें मूंदे कहने लगा। तो कामनी ने बैक व्यू मिरर में उसे देखा। मुझे अस्पताल के अंदर मत ले जाइएगा, पुलिस मेरे पीछे है, मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। खुद को मेरी वजह से खतरे में ना डालें। सिनहाली औरत हक्का बक्का रहेगी। और सदी यूसुफ को इंसानों की इतनी पहचान तो थी कि बंद आंखों के बावजूद वो जान गया था कि तीर निशाने पे लगा है।